कल बेटा हम लोग बनाने की विधियां पढ़े थे पिछले टर्न पे। उसमें एक रिएक्शन रह गई थी श्वार्ट्ज क्रिया। श्वार्ट्ज क्रिया के द्वारा भी हम एल्किल हैलाइड का निर्माण करते हैं, लेकिन खास करके जो हमारे एल्किल हैलाइड से ही हम एल्किल फ्लोराइड का निर्माण करते हैं। जैसे हम पहले रिएक्शन लिखे फिर थ्योरी बना बताएं आपको। जैसे हम CH3Br ले लें और इस CH3Br की क्रिया हम किससे करा दें? सिल्वर फ्लोराइड से करा दें। CH3Br की क्रिया हम किससे करा दें? सिल्वर फ्लोराइड से करा दें। तो जब हम सिल्वर फ्लोराइड से कराएंगे तो क्या होगा? अदला बदली होगी और ये F बेटा यहाँ पर आ जाएगा और Br कहाँ पर आ जाएगा? इस जगह पे। तो क्या बन जाएगा? CH3 सिंगल बंद F और प्लस क्या? AgBr। तो मुख्य रूप से बेटा एल्किल फ्लोराइड का निर्माण किसके द्वारा करते हैं? श्वार्ट्ज अभिक्रिया के द्वारा। इसमें जो भी हमारा एल्किल क्लोराइड या ब्रोमाइड होता है, चाहे हम एल्किल क्लोराइड लें या हम क्या करें एल्किल ब्रोमाइड लें, इसकी क्रिया बेटा हम किसी धात्विक फ्लोराइड से कराते हैं। एल्किल क्लोराइड या एल्किल ब्रोमाइड की क्रिया हम किससे कराते हैं? किसी भी धात्विक फ्लोराइड से। उसमें सिल्वर का भी फ्लोराइड हो सकता है, मर्क्यूरस का भी फ्लोराइड हो सकता है, कोबाल्ट का भी फ्लोराइड हो सकता है और एंटीमनी का भी फ्लोराइड हो सकता है। जैसे AgF, Hg2F2, COF3, SbF3 आदि किसी भी फ्लोराइड को ले लेते हैं और उसके आधार पर हम क्या करते हैं? एल्किल फ्लोराइड का निर्माण कर लेते हैं। एक बात बेटा इसमें ध्यान रखना, जब हम एल्किल फ्लोराइड का निर्माण करेंगे किसी भी एल्किल क्लोराइड या एल्किल ब्रोमाइड से, तो उस अभिक्रिया को ही हम क्या बोलेंगे? श्वार्ट्ज अभिक्रिया। ठीक बात। दूसरी बात, अगर बेटा कोई ऐसा कार्बनिक हैलाइड हम ले लें जिसमें 2 या 2 से अधिक क्लोराइड या ब्रोमाइड लगे हों, अगर कोई हम ऐसा एल्किल हैलाइड ले लें जिसमें 2 या 2 से अधिक, अगर कोई हम ऐसा एल्किल हैलाइड ले लें जिसमें 2 या 2 से अधिक हमारे हाइड्रोजन परमाणु लगे हैं, तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? या तो हम कोबाल्ट का ट्राईफ्लोराइड लेंगे या फिर हम एंटीमनी का ट्राईफ्लोराइड लेंगे, तभी हम निर्माण कर पाएंगे। जैसे बेटा हम यहाँ पर क्या ले लें? CH3 सिंगल बंद C सिंगल बंद CH3 और ये Cl और ये Cl। अब इसकी बेटा हमको अगर इससे हमको फ्लोराइड बनाना है तो हमें क्या लेना पड़ेगा? COF3। ठीक। अब देखो यहाँ पे विषम क्या है? विषम तो इसको हम 3 से गुणा कर दें और इसको हम 2 से गुणा कर दें, तो 2 त्रिका 6 और 3 और 3 6, तो क्या बनेगा? 3 मोल CH3 सिंगल बंद C F सिंगल बंद CH3 और प्लस क्या बेटा? 2 मोल COCH3। तो कहने का तात्पर्य है कि ऐसा व्युत्पन्न जिसमें 2 या 2 से अधिक क्लोरीन या क्लोराइड या ब्रोमाइड, जो भी क्लोरीन या ब्रोमीन परमाणु अगर लगे हुए हैं, तो हम काहे का इस्तेमाल करेंगे? कोबाल्ट ट्राईफ्लोराइड का या एंटीमनी ट्राईफ्लोराइड का। इस बात को थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। कोबाल्ट ट्राईफ्लोराइड या एंटीमनी ट्राईफ्लोराइड का उपयोग हम करेंगे धातु फ्लोराइड बनाने में। ठीक है, तो समझ गए? तो श्वार्ट्ज अभिक्रिया का मतलब क्या है कि किसी भी जो भी एल्किल का क्लोराइड या ब्रोमाइड है, अगर उसकी क्रिया हम धातु फ्लोराइड से कराते हैं तो क्या बनता है? एल्किल फ्लोराइड प्राप्त होता है। ठीक बात। लेकिन एक बात को ध्यान रखिएगा, अगर ऐसा कोई हम एल्किल हैलाइड लेते हैं जिसमें 2 Cl या 2 Br लगे हुए, तब हम काहे का उपयोग करेंगे? COF3 या SbF3 का प्रयोग करेंगे। ठीक। तो ये बेटा आपकी जो बनाने की विधियां थी वो पूरी हो गई। अब हम लोग जो मोनोहैलोएल्केन के विषय में पढ़ रहे थे, तो मोनोहैलोएल्केन के हम लोग भौतिक गुण पढ़ेंगे। ठीक है। तो भौतिक गुण का बेटा मतलब है कि ऐसे गुण जो हम लोग आँखों से देखते हैं। भौतिक गुण का मतलब है कि ऐसे गुण जो हम लोग आँखों से देखते हैं।
भौतिक गुण का मतलब है कि ऐसे गुण जो हम लोग क्या करते हैं बेटा, आंखों से देखते हैं। ठीक, तो पहली बात तो प्रकृति हम लोग देखते हैं कैसी होती है, तो इनके बिल्कुल उसी प्रकार से एल्केन, एल्कीन और एल्काइन के समान इनके जो शुरुआत के सदस्य होते हैं वो कमरे के ताप पर गैस होते हैं। ठीक, और उसके बाद वाले सदस्य द्रव होते हैं और उसके आगे के सदस्य क्या होते हैं, ठोस होते हैं। तो बेटा मेथिल क्लोराइड है, मेथिल क्लोराइड है, मेथिल क्लोराइड, मेथिल ब्रोमाइड और एथिल क्लोराइड, ये तीन जो है ये कमरे के ताप पर द्रव होते हैं। मेथिल क्लोराइड, मेथिल ब्रोमाइड और एथिल क्लोराइड ये कमरे के ताप पर क्या होते हैं, द्रव होते हैं। इसके आगे के वो मेथिल क्लोराइड, मेथिल ब्रोमाइड और एथिल क्लोराइड जो होते हैं कमरे के ताप पर क्या होते हैं, गैस होते हैं। आगे के बेटा जो C18 तक के होते हैं वो द्रव होते हैं और C18 से ऊपर वाले क्या होते हैं, ठोस होते हैं। ठीक, इनमें भी बेटा ये जानते ही हो कि ये कार्बनिक यौगिक हैं और जितने भी कार्बनिक यौगिक होते हैं वो सब के सब क्या होते हैं, जल में अविलेय होते हैं, कुछ को छोड़ करके। अब कह दो कि अल्कोहल भी है कार्बनिक यौगिक, वो जल में विलेय है। तो ये तो हम कक्षा 11 में ही आपको बता चुके हैं कि जहाँ पर हाइड्रोजन बंध पाया जाएगा या जो आसानी से प्लस और माइनस में टूट जाएंगे वो ही जल में विलेय होते हैं। तो ये कार्बनिक यौगिक होने के कारण जल में अविलेय होते हैं, लेकिन कार्बनिक विलायकों में क्या होते हैं बेटा, विलेय होते हैं। ठीक, अगर बेटा अणुभार बढ़े तो अणुभार बढ़ने पर क्या होगा, इनका क्वथनांक जो होगा वो बढ़ेगा। अणुभार बढ़ने पर क्या होता है, इनका क्वथनांक बढ़ता है। ठीक है, लेकिन अगर आप ये भी जानते हो कि ऊपर नीचे ब्रांचिंग हो जाए, अणुभार बढ़ने पर तो इनका क्वथनांक बढ़ता है, लेकिन अगर बेटा ऊपर नीचे ब्रांचिंग हो जाए तो ब्रांचिंग होने का मतलब क्या है कि फिर तो श्रृंखला मतलब शाखाएं आ जाएंगी, और शाखाएं आने का मतलब क्या है कि इनका जो क्वथनांक हो जाएगा वो घट जाएगा। वही कहानी जो कक्षा 11 में आपको बताए थे, ब्रांचिंग हो गई तो ब्रांचिंग होने का मतलब क्या है बेटा, आयतन जो है वो कम हो जाएगा, और आयतन कम होने का मतलब क्या है कि क्वथनांक क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और अगर ब्रांचिंग नहीं हुई, एक सीधी श्रृंखला में बढ़ते जा रहे हैं तो उनका क्वथनांक क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। क्लियर बात। इसके बाद बेटा अगर इनको हम कापर के साथ गर्म कर दें, कापर के तार के साथ, अगर जो हमारे एल्किल हैलाइड होते हैं, जो मोनोहाइड्रोएल्केन होते हैं, अगर इनको कापर के साथ गर्म करें तो ये हरी या नीली ज्वाला के साथ में जलते हैं। अगर मोनोहाइड्रोएल्केन को कापर के साथ में गर्म करें तो ये हरी या नीली ज्वाला के साथ में जलते हैं, और इस हरी या नीली ज्वाला के साथ में जलने को ही क्या कहते हैं बेटा, बैलेस्टीन परीक्षण। समझ गए। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि अगर कापर को मोनोहाइड्रोएल्केन के साथ में गर्म किया जाए तो हरी या नीली ज्वाला के साथ में जलते हैं, और इसी को हम क्या कहते हैं, बैलेस्टीन परीक्षण। ठीक बात। तो भौतिक गुण आप समझ गए होंगे। इसके बाद बेटा आते हैं रासायनिक गुण के ऊपर। रासायनिक गुण में बेटा जो हमारे ये मोनोहाइड्रोएल्केन होते हैं, अगर हम R सिंगल बंद X लिखें तो गलत नहीं होगा। जो बेटा मोनोहाइड्रोएल्केन होते हैं इसमें भाई चाहे हम CH3 सिंगल बंद X लिख सकते हैं, इसका मतलब कार्बन और हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। अगर इसको हम ओपन करके दिखा दें तो इस प्रकार से C सिंगल बंद H सिंगल बंद H और X। तो ये बेटा जो कार्बन और हाइड्रोजन है, इस कार्बन और हाइड्रोजन में हाइड्रोजन की विद्युत ऋणात्मकता बहुत अधिक है और अपेक्षाकृत कार्बन की विद्युत ऋणात्मकता क्या है, कम है। तो कार्बन और हाइड्रोजन जो है इनमें दोनों परमाणुओं की विद्युत ऋणात्मकता में जो अंतर होता है वो अधिक होता है, और विद्युत ऋणात्मकता में अंतर अधिक होने के कारण जो C और X बंध होता है ये क्या हो जाता है, ध्रुवीय हो जाता है। कार्बन और हाइड्रोजन दोनों परमाणुओं होता है, और विद्युत ऋणात्मकता में अंतर अधिक होने के कारण जो C और X बंध होता है ये क्या हो जाता है, ध्रुवीय हो जाता है। कार्बन और हाइड्रोजन दोनों परमाणुओं की जो विद्युत ऋणात्मकता होती है, विद्युत ऋणात्मकता में अंतर क्या होता है, अधिक होता है,
और विद्युत ऋणात्मकता में अंतर अधिक होने के कारण क्या हो जाता है, प्रकृति कैसी हो जाती है, ध्रुवीय हो जाती है। कक्षा 11 में भी बता चुके थे आपको ध्रुवीय सहसंयोजक बंध में कि जिनकी विद्युत ऋणात्मकता में अंतर क्या होती है, अधिक होती है, वो क्या कहलाते हैं ध्रुवीय बंध कहलाते हैं, है नहीं, या ध्रुवीय सहसंयोजी यौगिक कहलाते हैं। तो जब ये बेटा ध्रुवीय कार्बन और हैलोजन के मध्य का बंध कैसा हो गया, ध्रुवीय हो गया, इसका मतलब प्लस माइनस में टूटने वाला हो गया, और प्लस माइनस में टूटने के कारण ये एल्केन, एल्कीन और एल्काइन से क्या होंगे, ज़्यादा क्रियाशील होंगे। एल्केन, एल्कीन और एल्काइन से क्या होंगे, ज़्यादा क्रियाशील होंगे। तो मुख्यतः ये किस प्रकार की अभिक्रिया देंगे, प्रतिस्थापन अभिक्रिया। भाई कोई परमाणु आएगा, हाइड्रोजन परमाणु को हटाएगा, उसकी जगह पे लग जाएगा। कोई परमाणु या समूह आएगा, हाइड्रोजन परमाणु को हटाएगा और उसकी जगह पे जाकर के लग जाएगा। ठीक, तो मुख्यतः इनकी जो रासायनिक अभिक्रियाएँ होंगी वो कैसी होंगी, प्रतिस्थापन अभिक्रिया होगी। ठीक, लेकिन बेटा इसके अलावा निराकरण है, अपचयन है, धातुओं से क्रिया है। मुख्यतः तो प्रतिस्थापन अभिक्रिया देंगे, लेकिन प्रतिस्थापन अभिक्रिया के अतिरिक्त ये निराकरण, ठीक, अपचयन और धातुओं से भी क्रिया देंगे। अब बेटा हम लोग एक पॉइंट हेडिंग डालेंगे, मैं मुख्य रूप से प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं पढ़ेंगे। तो प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं तो 2-3 प्रकार की आपको पढ़ाए थे क्रियाविधि में। कौन कौन सी, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, और कौन सी, मुक्त मूलक प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो मुख्यतः बेटा ये नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया देंगे। तो ए पॉइंट हेडिंग डालते हैं, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया है। नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के विषय में भी आप जानते हैं। क्या जानते हैं कि जो नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं होती हैं, इसमें हाइड्रोजन परमाणु जो होता है वो किसी नाभिक स्नेही के द्वारा प्रतिस्थापित हो जाता है। और ये बेटा जो नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं होती हैं ये 2 प्रकार की होती है, एक तो SN1 और दूसरी क्या, SN2। ये कक्षा 11 में हम आपको पढ़ा चुके हैं क्रियाविधि पूरी। SN1 का मतलब क्या है बेटा, एका अणुक प्रतिस्थापन अभिक्रिया, और SN2 का मतलब क्या है, द्वि-अणुक प्रतिस्थापन अभिक्रिया। इसमें आपको कक्षा 11 में हम बताए थे क्या कि R3X तृतीयक एल्किल हैलाइड लेते थे और इसकी किसी हम न्यूक्लियोफाइल के साथ में, नाभिक स्नेही के साथ में क्रिया कराते थे और ये क्या बना देता था, R3C सिंगल बंद NU और प्लस क्या, X माइनस, बताया था नहीं। और SN2 में आपको क्या बताया था कि कोई भी हम प्राथमिक एल्किल हैलाइड लेते हैं और इसकी न्यूक्लियोफाइल से क्रिया कराते थे और ये क्या बना देता था, इस प्रकार से न्यूक्लियोफाइल जाता था और X का प्रतिस्थापन कर देता था। ध्यान है नहीं, पूरी क्रियाविधि आपको विस्तृत पढ़ाई जा चुकी है। लेकिन क्रियाविधि की अगर हम बात करें मैकेनिज्म की, तो देख लो आप, इसकी मैकेनिज्म में हमने आपको क्या बताया था कि पहले नंबर पर हम R3C सिंगल बंद X लेते थे, ये मंदगामी अभिक्रिया दिखाता था और मंदगामी अभिक्रिया दिखा करके क्या बनाता था, कार्बोनियम आयन बनाता था और X माइनस अलग हो जाता था। ये कार्बोनियम आयन चूंकि तृतीयक कार्बोनियम आयन होता था और तृतीयक कार्बोनियम आयन बहुत अधिक क्रियाशील होता था और इस कारण से ये क्या करता था, न्यूक्लियोफाइल के साथ में तीव्र गति से क्रिया करता था और क्या बना देता था बेटा, R3C सिंगल बंद NU। ध्यान है नहीं, ध्यान, तीव्र गति से। और ये भी आपको अभी रासायनिक बलगतिकी में पढ़ाया आपने कि स्लोवेस्ट स्टेप इज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। स्लोवेस्ट स्टेप क्या होता था बेटा, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता था। तो अगर इसका हम वेग या दर निकालते थे तो वेग या दर dx/dt समानुपाती क्या होता था, जो मंद अभिक्रिया थी R3C की डैश X ये, और यहाँ पर इसका 1 मोल है तो पावर 1 हो जाता था। पावर 1 होने का मतलब क्या कि इस अभिक्रिया की कोटि क्या हो जाती थी, 1।
इसी कारण से इसको एकाणुक प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते थे। और इनके लिए बेटा जो हैलाइडों की क्रियाशीलता का क्रम था वो क्या था? टर्सरी इज ग्रेटर देन, सेकेंडरी इज ग्रेटर देन, प्राइमरी इज ग्रेटर देन मेथिल हैलाइड। मतलब SN1 के लिए तृतीयक सबसे अधिक क्रियाशील होता था, उसके बाद द्वितीयक, उसके बाद प्राथमिक, उसके बाद क्या? तृतीयक। ठीक, तो वह अभिक्रिया जिसका वेग या दर अभिकारक की सांद्रता के 1 घात के समानुपाती हो, वह अभिक्रिया जिसका वेग या दर अभिकारक की सांद्रता के 1 घात के समानुपाती हो, उसको हम क्या कहते थे? SN1, एकाणुक प्रतिस्थापन अभिक्रिया। और इसमें बेटा हम तृतीयक एल्किल हैलाइड लेते थे, उसके ऊपर न्यूक्लियोफाइल का आक्रमण कराते थे, वो क्या करता था? हाइड्रोजन को विस्थापित कर देता था और खुद जाकर के लग जाता था। अगर हम बात क्रियाविधि की करें तो तृतीयक एल्किल हैलाइड हमने लिया, मंद गति की क्रिया से उसमें क्या बनाया? तृतीयक कार्बोनियम आयन बनाया, X को रिलीज कर दिया। तृतीयक कार्बोनियम आयन बहुत अधिक क्रियाशील होता है, इस कारण से वो न्यूक्लियोफाइल के साथ में क्रिया करके और तीव्र गति से उत्पाद बना देता है। वेग या दर मंद अभिक्रिया पर निर्भर करती, वो भी अभिकारक के ऊपर, अभिकारक का केवल 1 मोल था। तो इसका मतलब क्या? जब वेग या दर का हमने समीकरण लिखा तो इसकी पावर 1 हो गया, और पावर 1 होने का मतलब क्या? ये क्रिया कितने कोटि की हो गई? 1 कोटि की हो गई। इस कारण से इसको हम क्या कहते हैं? एकाणुक प्रतिस्थापन अभिक्रिया। अब बेटा बात आती है द्विअणुक प्रतिस्थापन अभिक्रिया की। द्विअणुक प्रतिस्थापन अभिक्रिया का मतलब है कि वह अभिक्रिया जिसका वेग या दर अभिकारक की सांद्रता के क्या होता है? द्वितीय घात के समानुपाती होता है, उसको क्या कहते हैं? द्विअणुक प्रतिस्थापन अभिक्रिया। आपके सामने RX प्लस NU माइनस RNU प्लस X समीकरण लिखी हुई है, इसकी भी क्रियाविधि हम आपको कक्षा 11 में पढ़ा चुके हैं। समझ गए? चलो एक बार पुनः हम इसकी क्रियाविधि दिखा देते हैं। इसमें होता क्या था बेटा? जैसे हमने RX लिया और इसके ऊपर हम न्यूक्लियोफाइल का आक्रमण कराते थे। अभिक्रिया बेटा मंद गति से होती थी, लेकिन इसकी तो वैलेंसी पूरी है। अब जब बेटा वैलेंसी पूरी तो ये जुड़ तो सकता नहीं है, तो ये क्या करता था? एक क्षणिक समय का मध्यवर्ती बनाता था, और आगे इधर लगा हुआ है कोई बात नहीं, ये जाकर के किधर जुड़ जाता था? पीछे जुड़ जाता है। जैसे आप किसी से गले मिले खड़े हो और कोई आपसे गले मिलना चाहे तो क्या करेगा? अब तुम 2 लोग गले मिले खड़े हो, तीसरा सोच रहा हम भी इसी समय मिलेंगे, तो पीछे से गला मिल जाएगा, है कि नहीं? वही बात बेटा यहाँ पर हुई, क्योंकि आगे लगा हुआ था, आगे से जुड़ नहीं सकता था, तो इसने क्या जुगाड़ निकाला? चलो कोई बात नहीं, आगे से नहीं तो पीछे से जुड़ जाते। जुड़ो चाहे आगे से चाहे पीछे से, जुड़ना तो जुड़ना ही है। तो क्या होगा? एक क्षणिक समय का मध्यवर्ती बनाएगा। देखिए कैसे? NU डैश डैश R और डैश डैश X। इसमें बेटा पूरे बंद आप नहीं दिखाओगे, ठीक? ये बेटा मध्यवर्ती बनता है। ये क्या बनता है? मध्यवर्ती बनता है, केवल क्षणिक समय के लिए बनता है, और उसके बाद ये तीव्र वेग के साथ में क्या हो जाता है? पुनः अपने आप को अपघटित कर लेता है, और R सिंगल बंद NU बन जाता है, और X माइनस क्या हो जाता है बेटा? अलग हो जाता है। तो अगर इसका वेग या दर निकालोगे तो वेग या दर क्या हो जाएगा? वेग या दर समानुपाती क्या भाई? 1 मोल तो R सिंगल बंद X का है, तो R सिंगल बंद X 1 मोल, और NU माइनस का दूसरा मोल, 1 पावर इसकी 1 पावर इसकी, तो कोड क्या हो गई? 2 हो गई। ठीक बात? कहो तो लिख दें अगर ना जान पाओ, एक यहाँ पर लिख दें, एक यहाँ पर लिख दें, तो 1 पावर इसकी और 1 पावर इसकी, तो वेग या दर क्या हो गई? 1 और 1 11 नहीं होती है? कभी 1 और 1 11, 1 और 1 2 होता है, ठीक? तो वह अभिक्रिया जिसका वेग या दर अभिकारक की सांद्रता के द्वितीय घात के समानुपाती होता है, उसको क्या कहते हैं? द्वितीय कोट की अभिक्रिया। और इसमें सदैव ध्यान रखिएगा कि SN1 में तृतीयक एल्किल हैलाइड लेते हैं, और SN2 में प्राथमिक एल्किल हैलाइड न्यूक्लियोफाइल से क्रिया कराई, मंद गति से एक क्षणिक मध्यवर्ती बना, और फिर तीव्र वेग से उत्पाद में कन्वर्ट हो गया। वेग या दर निकाला तो क्या? यही हो गया। अगर इसका बेटा क्रियाशीलता देखो तो जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा। क्रियाशीलता क्या हो जाएगी बेटा? CH3 सिंगल बंद X इज ग्रेटर देन प्राइमरी इज ग्रेटर देन सेकेंडरी इज ग्रेटर देन टर्सरी। तो जो SN1 है उसमें क्या? टर्सरी इज ग्रेटर देन सेकेंडरी इज ग्रेटर देन प्राइमरी वाला होता है, इसमें मेथिल हैलाइड इज ग्रेटर देन प्राइमरी, जस्ट उल्टा होता है। तो थोड़ा सा एक बात को ध्यान रखिएगा, SN1 में आपको क्या करना पड़ेगा बेटा? तृतीयक एल्किल हैलाइड लेना पड़ेगा,
और SN2 में आपको क्या करना पड़ेगा, प्राथमिक एल्डिहाइड। इस बात को अवश्य ध्यान रखिएगा। ठीक, तो क्रियाविधि हो गई आगे। आज इसके आगे फिर हम लोग रिएक्शन, कल हम लोग बेटा प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं पढ़े थे, और जो है जलीय प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के अंतर्गत ही हम लोग पढ़ेंगे जलीय NaOH या KOH या नम सिल्वर ऑक्साइड से क्रिया। ये बेटा कक्षा 11 में हम आपको बता चुके हैं NaOH या KOH दो प्रकार के होते थे। एक तो जलीय होता था, जलीय को एक्वस लिखते थे, और एक एल्कोहलिक होता था, एल्कोहलिक को AlC करके लिखते थे। ठीक, जलीय KOH और NaOH या एल्कोहलिक KOH और NaOH दोनों के कार्य हम आपको बता चुके हैं कक्षा 11 में भी, एक बार पुनः पहले ही बता दे रहे हैं। अगर बेटा जलीय KOH या NaOH कहीं पर भी होगा तो एल्कोहल उत्पाद बनाएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। जलीय NaOH या KOH होगा तो कौन सा उत्पाद बनाएगा, एल्कोहल उत्पाद बनाएगा। और अगर एल्कोहलिक NaOH या KOH होगा तो जो उसका उत्पाद बनेगा वो असंतृप्त यौगिक बनेगा। उसका जो उत्पाद बनेगा वो कैसा बनेगा, असंतृप्त यौगिक। असंतृप्त यौगिक का मतलब ऐसा यौगिक जिसमें डबल या ट्रिपल बंध होगा, खास करके एल्कीन या एल्काइन बनेगा। ऐसा यौगिक जो असंतृप्त होगा, और असंतृप्त यौगिक का मतलब क्या, जिसमें एल्केन या एल्कीन होगा। ठीक है, जिसमें क्या होगा, एल्केन या एल्कीन, वो एल्कीन या एल्काइन होगा, ऐसा बेटा असंतृप्त यौगिक। ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि अगर कहीं पर हम जलीय NaOH लेंगे तो उसका उत्पाद कैसा बनेगा, एल्कोहल उत्पाद बनेगा। और अगर हम एल्कोहलिक लेंगे, NaOH या KOH कोई भी ले लें, तो उससे जो उत्पाद हमारा बनेगा वो कैसा होगा, असंतृप्त यौगिक। अब देखो, अगर इतनी बात आपके मन में ध्यान है तो रिएक्शन बहुत आसान है, कुछ नहीं है। थोड़ा सा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कुछ पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने पड़ेंगे। जैसे देखो बेटा, हमने RX ले लिया, और RX की क्रिया किससे करा रहे हैं, एक्वस NaOH। तो अभी आपको बताया था कि इसमें आपको पता है कि उत्पाद आपका कौन सा बनेगा, एल्कोहल बनेगा। चाहो अगर बेटा तो आप सिंपल वे में प्लस माइनस में तोड़ सकते हो। आगे वाला है, ये पिताजी हैं तो इनके ऊपर प्लस आवेश आएगा, पीछे है माताजी तो इनके ऊपर माइनस आवेश आएगा। तो R के ऊपर प्लस, X के ऊपर माइनस, Na के ऊपर प्लस, OH के ऊपर माइनस। और ये तो आप जानते हो कि केमिस्ट्री में या नेचर में कहीं पर भी आपस में अदला बदली हो जाती है, प्लस वाले के साथ कौन जाएगा, माइनस वाला। तो क्या बन जाएगा बेटा, R सिंगल वन OH और प्लस क्या, NaX। ठीक, बिल्कुल ऐसे बेटा अगर आप C2H5Br ले लो, और C2H5Br की क्रिया आप किससे करा दो, एक्वस KOH से करा दो, फिर वही बात है कि C2H5 के ऊपर प्लस आवेश आ जाएगा और Br के ऊपर माइनस आवेश, K के ऊपर प्लस और OH के ऊपर माइनस। प्लस वाले के पास माइनस वाला और माइनस वाले के पास प्लस वाला, C2H5OH और प्लस क्या, KBr। अब बेटा अगर नम सिल्वर ऑक्साइड ले लो, देखो R सिंगल वन X प्लस नम सिल्वर ऑक्साइड, तो Ag2O प्लस क्या, H2O। भाई नम ले रहे हैं आप ना, तो जब आपने नम सिल्वर ऑक्साइड लिया, इसका मतलब क्या कि सिल्वर ऑक्साइड ने थोड़ा सा जल मिला दिया, वो कैसा हो गया, नम हो गया। अब अगर इन दोनों को जोड़ के देखो, अगर इन दोनों को आप जोड़ करके देखें तो क्या है बेटा, क्या बनेगा, 2 मोल AgOH बन जाएगा, बन जाएगा नहीं। इसका मतलब क्या, आप यहाँ पर 2 मोल RX का ले लो, क्योंकि OH क्या करेगा, जाएगा और X को हटाएगा, तो क्या बनेगा बेटा, बन जाएगा 2 मोल R सिंगल वन OH और प्लस क्या, 2 मोल AgX। समझ गए नहीं। तो NaOH या KOH जली था, और जली NaOH या KOH का कार्य क्या होता है कि हाइड्रोजन को हटाना और उसकी जगह पे क्या लगाना, OH परमाणु को लगा देना। ठीक बात। अगर हम एल्कोहलिक लेते हैं यहाँ पर, अगर हम एल्कोहलिक लेते हैं तो एल्कोहलिक में रिएक्शन क्या हो जाती बेटा, फिर चेंज हो जाती। ठीक, एल्कोहलिक KOH में रिएक्शन क्या हो जाती,
चेंज हो जाती है। चाहो तो एक देख सकते हो, देखो जैसे हमने ले लिया CH3, ये तुम्हारा लिखना तुमको काफ़ी में ये रिएक्शन नहीं है, CH3 CH2Br। अब हम क्या करें, एल्कोहलिक KOH ले रहे हैं। और अभी हमने आपको क्या बताया था कि एल्कोहलिक KOH में आपको ध्यान रखना पड़ेगा, भाई चाहो तो इसको भी आप प्लस माइनस में तोड़ सकते हो कि CH3 CH2 के ऊपर प्लस आएगा और Br के ऊपर माइनस आएगा, K के ऊपर प्लस आएगा और OH के ऊपर माइनस आएगा, प्लस वाला माइनस वाले के पास, माइनस वाला प्लस वाले के पास। लेकिन वास्तव में ऐसा होगा नहीं। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये यहाँ पर फिर क्या करेगा, निराकरण अभिक्रिया देगा। और जब बेटा ये निराकरण अभिक्रिया देगा तो निराकरण अभिक्रिया देने के कारण क्या होगा, इस K के साथ में Br निकल जाएगा। K के साथ में क्या निकलेगा बेटा, Br निकल जाएगा। और यहाँ का एक H और यहाँ का एक OH निकलेगा। थोड़ा सा ओपन करके कहो तो लिख दें यहाँ पे, देखो ये CH2 था, एक और हमने H कर दिया ओपन करके। तो अब क्या हुआ बेटा, इतना तो ये निकला और ये H इसके साथ में जाएगा, OH के साथ में जाएगा, नहीं जाएगा? तो देखो Br निकलेगा तो किस रूप में निकलेगा, माइनस के रूप में। तो Br जब बेटा माइनस के रूप में निकलेगा तो यहाँ पर कौन सा आवेश आएगा, प्लस आवेश आएगा। और H यहाँ से प्लस के रूप में निकलेगा तो कौन सा आवेश, माइनस। और ये तो आप जानते ही हैं क्या, माइनस और प्लस मिलकर के क्या करते हैं बेटा, बंद बना देते हैं। तो क्या बन जाएगा, CH2 डबल बंद CH2 प्लस क्या KBr और प्लस क्या H2। ठीक, तो जहां कहीं पर भी अगर हम एल्कोहलिक KOH का प्रयोग करेंगे तो क्या करेगा, असंतृप्त यौगिक का निर्माण करेगा। इस बात को बेटा आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। इसलिए आपको साथ में बता दिए कि जिससे आपको थोड़ा सा क्या रहे, तैयार रहे। ठीक, अब इसी के B पॉइंट पे आगे हम लोग बढ़ते हैं। B पॉइंट में बेटा धातु एल्काक्साइडों से किया। धातु एल्काक्साइडों धातु एल्काक्साइड मतलब RO और उसके साथ कोई धातु लगी हो, ठीक है, इसको हम कहते हैं विलियमसन संश्लेषण। इस नेम रिएक्शन है, आगे भी आपको मिलेगी पढ़ने को, विलियमसन संश्लेषण। तो धातु एल्काक्साइड का मतलब कोई भी धातु हो और उसके साथ में क्या लगा हो, OR लगा हो। अगर कोई भी धातु है और उसके साथ में OR लगा हुआ है तो उसको हम क्या बोलेंगे, धातु एल्काक्साइड बोलेंगे। अब देखो बेटा, जैसे हमने एल्किल हैलाइड लिया, एल्किल हैलाइड तो हम पढ़ ही रहे हैं, और इसकी क्रिया किससे करा रहे हैं, धातु एल्काक्साइड से। धातु एल्काक्साइड का मतलब क्या, RONA। ये क्या है, धातु का एल्काक्साइड है। अब इसकी अगर हम रिएक्शन को दिखाना चाहें तो इसको अगर चाहे बेटा तो उल्टा करके लिख दे तो और बढ़िया रहेगा। देखो NaOR सिंपल वे में प्लस माइनस में तोड़ दें, यहाँ पर एरो के ऊपर ईथर लिख दें तो क्या होगा, देखो R के ऊपर प्लस आएगा, X के ऊपर माइनस, Na के ऊपर प्लस, OR के ऊपर माइनस। तो प्लस वाले के साथ कौन जाएगा, माइनस वाला जाएगा। ये तो क्या बन जाएगा, उत्पाद बन जाएगा R सिंगल बंद O सिंगल बंद R और प्लस क्या NaX। ये बेटा क्या बन गया आपका, ये बन गया ईथर। ठीक, कैसे देखो, अगर हम C2H5 Cl ले लें और C2H5O Na ले लें और एरो के ऊपर क्या लिख दें, ईथर लिख दें, तो भाई Na के साथ कौन जाएगा, Cl जाएगा। और Na के साथ जब Cl जाएगा तो बनेगा क्या, C2H5O और प्लस क्या बेटा NaCl। ये बन गया आपका डाई एथिल ईथर।
जो उत्पाद बना ये क्या बना बेटा, डाई एथिल ईथर बन गया। तो ये चूंकि नेम रिएक्शन है और इसको हम क्या बोलते हैं, विलियमसन संश्लेषण। ठीक है, विलियमसन संश्लेषण। पॉइंट बेटा आता है कि एल्कोहलिक साइनाइडों से क्रिया, सी पॉइंट है। एल्कोहलिक साइनाइडों से क्रिया। ठीक, अच्छी रिएक्शन। अगर बेटा हम एल्किल हैलाइड ले रहे हैं, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा इसमें, एल्किल हैलाइड और एल्कोहलिक साइनाइड का मतलब क्या है कि हम KCN और AgCl ले लें। दोनों कैसे बेटा, एल्कोहलिक हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। अब आपके मन में तो ये विचार आ रहा होगा कि सिंपल वे में हम क्या करेंगे, प्लस माइनस में तोड़ेंगे। भाई R के ऊपर क्या आएगा, प्लस आएगा, X के ऊपर माइनस आएगा, K के ऊपर प्लस आएगा, CN के ऊपर माइनस आएगा और उत्पाद क्या बन जाएगा, प्लस वाले के पास माइनस वाला जाएगा, RCN बन जाएगा और KX बन जाएगा। बात आपकी सही है। सिंपल वे में क्या होगा कि R के ऊपर प्लस आएगा, X के ऊपर माइनस, K के ऊपर प्लस, CN के ऊपर माइनस। अब क्या हुआ बेटा, प्लस वाला माइनस वाले के पास और माइनस वाला प्लस वाले के पास चला गया, तो R प्लस के साथ कौन गया, CN गया, रिएक्शन हो गया। लेकिन इस केस में ऐसा नहीं होगा। KCN तो आयनों में टूट गया क्योंकि KCN एक आयनिक यौगिक था। KCN जो है वो प्लस माइनस में टूट गया क्योंकि वो एक आयनिक यौगिक था, लेकिन AgCN एक आयनिक यौगिक नहीं है। AgCN कैसा यौगिक है, सहसंयोजी यौगिक है, और सहसंयोजी यौगिक होने के कारण बेटा ये सदैव अपने डाइमर के रूप में रहता है। AgCN जो रहता है वो किस रूप में रहता है, डाइमर के रूप में। डाइमर का मतलब ऐसे Ag सिंगल बंद C ट्रिपल बंद N और फिर ऐसे। तो ये जाकर के बेटा जो ये वाला पार्ट होता है NC वाला, ये NC वाला पार्ट जाकर के लग जाता है क्योंकि सहसंयोजी यौगिक है। तो बनता क्या है, R सिंगल बंद NC और प्लस क्या बेटा, AgX। तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा यहाँ पर कि यहाँ पर एल्किल साइनाइड बनेगा, जो उत्पाद बनेगा वो कौन सा बनेगा, एल्किल साइनाइड। और यहाँ पर क्या बनेगा बेटा, एल्किल आइसोसाइनाइड। तो थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान रखिएगा। क्या ध्यान रखोगे कि KCN जो है वो एक आयनिक यौगिक है और आयनिक यौगिक होने के कारण आसानी से क्या होता है बेटा, प्लस माइनस में टूट जाता है और साइनाइड बनाता है। लेकिन बेटा जो AgCN है वो कैसा है, सहसंयोजी यौगिक है, और सहसंयोजी यौगिक होने के कारण किस रूप में रहता है बेटा, डाइमर के रूप में। हिंदी में इसको कहते हैं द्वितीयांक, और इस प्रकार से टूटता है कि NC जाकर के यहाँ पर लग जाता है। क्लियर बात। बिल्कुल इसी प्रकार से रिएक्शन है बेटा कि जो हमारे एल्कोहलिक नाइट्राइट हैं और सिल्वर नाइट्राइट से क्रिया। देखो अगला पॉइंट है D, एल्कोहलिक पोटेशियम नाइट्राइट व एल्कोहलिक AgNO2 से क्रिया। ये दो रिएक्शन आपके सामने इसलिए साथ ही साथ लिख रहे हैं कि जब भी आप पढ़िएगा तो दोनों रिएक्शनों को एक साथ देख करके पढ़िएगा, तो कभी भी आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। तो अब फिर वही बात कि हम RX लेंगे और इसकी क्रिया हम KNO2 से कराएंगे, वो भी कौन सा, एल्कोहलिक वाला, और RX लेंगे और इसकी क्रिया हम AgNO2 से कराएंगे, वो भी कौन सा, एल्कोहलिक वाला। फिर आपके मन में विचार आया होगा क्या
कि हम प्लस माइनस में तोड़ेंगे, आर के ऊपर प्लस आएगा, एक्स के ऊपर माइनस आएगा, के ऊपर प्लस आएगा, NO2 के ऊपर माइनस आएगा, प्लस वाला माइनस वाले के पास, माइनस वाला प्लस वाले के पास चला जाएगा। लेकिन बेटा जस्ट इसका उल्टा है, यहाँ पर क्या बना था CN, तो यहाँ पर क्या बनेगा RONO और प्लस RNO2 और प्लस क्या बेटा KX। तो जो आइसोनाइट्राइट है ये मुख्य उत्पाद है, जो आइसोनाइट्राइट है वो क्या है, मुख्य उत्पाद है, ठीक है। और इसमें जो बेटा बनेगा ये RNO2 प्लस RONO और प्लस क्या AgX। तो इसका जो मुख्य उत्पाद होगा वो क्या होगा, एल्किल नाइट्राइट होगा। इसका जो मुख्य उत्पाद होगा वो क्या होगा बेटा, एल्किल नाइट्राइट। तो कुल मिलाकर के हमारे कहने का मतलब ये है कि जब हम एल्किल हैलाइड की क्रिया KNO2 से कराएंगे, एल्कोहलिक KNO2 से, तो हमारा मुख्य उत्पाद क्या होगा बेटा, एल्किल नाइट्राइट होगा। और जो हमारा जब हम AgNO2 से क्रिया कराएंगे तो हमारा मुख्य उत्पाद क्या हो जाएगा बेटा, एल्किल नाइट्राइट। अब आपके मन में फिर विचार आ रहा होगा कि यहाँ पर बता रहे थे कि K प्लस और CN माइनस KCN आयनिक यौगिक है, और यहाँ पर बता रहे हैं कि नहीं ये नहीं वो लगेगा। अरे भैया जो आपका KNO2 है ये भी आयनिक यौगिक है, जो KNO2 है ये भी आयनिक यौगिक है। अब ये अपने आयनों में टूटेगा और क्या बनाएगा, K प्लस बना देगा और प्लस NO2 माइनस बना देगा। अब यहाँ पर बेटा दो परमाणु हैं, कौन कौन से, N और O। अब आपको विचार करना है कि जो माइनस आवेश है वो किसके ऊपर आएगा, वो ऑक्सीजन के ऊपर आएगा। क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन ज़्यादा वैद्युत ऋणात्मक परमाणु है। ऑक्सीजन की जो वैद्युत ऋणात्मकता है वो नाइट्रोजन की अपेक्षा ज़्यादा होती है। तो जो ऋणात्मक आवेश आएगा वो किसके ऊपर आएगा, ऑक्सीजन के ऊपर आएगा। अगर इसको ओपन करके भी दिखाना चाहो तो ऐसे आप दिखा सकते हो, देखो नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 7, बाह्यतम कोश इलेक्ट्रॉन 5, 2 का साझा कर लेगा, 1 O के ऊपर माइनस आ जाएगा। यही तो संरचना बनेगी। तो बेटा जो ऑक्सीजन के ऊपर जब माइनस आवेश आ गया तो ऑक्सीजन का माइनस वाला आवेश किससे जुड़ेगा जाकर के, ये जाकर के जुड़ जाएगा R+ से। ये किससे जुड़ेगा, ये जो ऑक्सीजन माइनस वाला है ये किससे जाकर के जुड़ेगा, R+ से जाकर के जुड़ेगा। जब बेटा ये R+ से जाकर के जुड़ेगा तो उत्पाद हमारा यही तो बन जाएगा RONO। उत्पाद हमारा यही बनेगा नहीं, RONO। जबकि ये हमारा कैसा यौगिक है, सहसंयोजी है, ये प्लस माइनस में टूटेगा नहीं, खाली अदला बदली हो जाएगी, Ag के साथ ये चला जाएगा। अच्छा दोनों उत्पाद भी बनाए यहाँ पर उत्पाद हमारे दोनों बने। उत्पाद बेटा दोनों क्यों बने, क्योंकि मुख्य उत्पाद जैसे पता चला मुख्य उत्पाद आपका 90% बन गया, तो सहायक उत्पाद कितना बन जाएगा, 40% बन जाएगा, वो 10% बन जाएगा। अगर मुख्य उत्पाद आपका 80% बना तो संभावना इस उत्पाद के बनने की भी रहती है। अब यह है कि 2%, 3%, 4%, 5% बन सकता है। तो समझ गए, कोई दिक्कत इसमें। कार्बनिक रसायन की जो बेटा रिएक्शन है वो बहुत आसान है, बस थोड़ा सा आपको अपने मन में ध्यान रखना पड़ेगा, कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट आपको जरूर ध्यान रखने पड़ेंगे।